हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा मैट्रिसेस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार आपको पूछे भी गए हैं और इसको करना बड़ा जरूरी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन 1? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये दोनों की दोनों कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक से मुझे क्या समझ आता है? ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। छोटी छोटी चीजें साइड में लिख लिया करो, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रूव दैट कि ये जो मैट्रिसेस है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक से क्या समझ आता है बेटा? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब इसका अगर ट्रांसपोज करूंगा तो आंसर माइनस में आना चाहिए। ये मुझे सीधा सीधा प्रूव करना है। और दिया गया है बेटा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। ये मुझे दे रखा है, डिकोड कर दिया, और ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। ए और बी क्या थे? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहां लिख देता हूं बेटा, सिंस कैपिटल ए एंड बी आर कौन से मैट्रिसेस हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो डेफिनेशन है बस उसी को लिखा है मैंने, कोई नया काम नहीं किया। इतना तो आपको ही आता होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, क्या प्रूव करना है? ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब ए बी माइनस बी ए, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा और आंसर क्या आना चाहिए? माइनस में ए बी माइनस बी ए, ये मुझे बताना है। अब यहां देखो बेटा, दोनों पे ट्रांसपोज है ना? तो मैं इस पे भी लगा देता हूं, इस पे लगा देता हूं, तो क्या बनेगा? ए बी का होल ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? ट्रांसपोज था ना पूरे पे, तो इस पे लगा दिया, इस पे भी। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बेटा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज करूंगा तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसका रीजन क्या है? ये प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांसपोज की, कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब उल्टा हो जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। तो ये बी ट्रांसपोज इसको बी लिख लूंगा, ए ट्रांसपोज को ए लिख लूंगा, माइनस ए ट्रांसपोज को ए लिख लेंगे और बी ट्रांसपोज को बी लिख लेंगे। ये कहां से आया? यहां से। अब यहां देखो बेटा, आंसर आना चाहिए ए बी माइनस बी ए, लेकिन मेरा आ गया बी ए माइनस ए बी, उल्टा आ गया ना। माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं लेफ्ट साइड भी लिख दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। और यही तो मुझे बताना होता है स्क्यू सिमेट्री के लिए। इसका मतलब ये ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। हैंस, और इसी तरह से प्रूव हो गया, प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान सा तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। बस जो जो मोटा मोटा आपको दे रखा है वो माइंड में रखिए, सिंप्लीफाई करिए, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन? शो दैट, मुझे बताना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखे हैं ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। डिपेंड करता है कि आपका ए सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब अगर इसमें ए जो है वो सिमेट्रिक डालूंगा तो इसका आंसर भी सिमेट्रिक होगा, ए को स्क्यू सिमेट्रिक डालूंगा तो इसका आंसर भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है जी। अब करते हैं बेटा स्टार्ट। पहले मान लेते हैं लेट ए जो है वो सिमेट्रिक है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगर ए सिमेट्रिक है तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इतनी इंफॉर्मेशन तो समझ आ रही होगी। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं। अब बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, सिमेट्रिक है। तो जिसका मैंने सिमेट्रिक बताना है उसका ट्रांसपोज करेंगे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 है ना, इनको मैं 2 बना देता हूँ। ये बी डैश अलग कर देता हूँ और ए बी को मैं एक साथ कर देता हूँ और ऊपर पूरे का पूरा ट्रांसपोज। अब ये 2 है बेटा, इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। इसको क्या लिखूंगा मैं, ए बी का ट्रांसपोज, और यहां आएगा बेटा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे पहले से एक है, एक और आ जाएगा। फिर से बेटा ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। जब 2 बार ट्रांसपोज करो ना तो ट्रांसपोज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बी। ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो आंसर ए आता है। अब यहां देखो बेटा, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए बी। तो मैं लेफ्ट साइड भी लिख देता हूं, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। पूरे का ट्रांसपोज किया, आंसर फिर से वही आ गया, बी डैश ए बी, है ना, सेम आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको सिमेट्रिक रखूं तो इसका आंसर भी सिमेट्रिक आने वाला है। एक चीज तो मुझे प्रूव होगी। दूसरे पे चलते हैं बेटा। अब ए को क्या लेना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्री। लेट ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा तो यहां से क्या समझ आता है कि इसका जो ट्रांसपोज करूंगा आंसर आएगा माइनस ऑफ ए। ट्रांसपोज करने से आंसर में माइनस आ जाएगा, बस आएगा तो अभी भी है लेकिन बीच में माइनस आएगा। और अब मुझे क्या बताना है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूं, ये आ गया ट्रांसपोज इक्वल्स टू। उससे पहले बेटा यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ, 3 को ये अलग कर लेता हूं और इसको मैं अलग कर लेता हूं। ठीक है जी। अब चलते हैं प्रॉपर्टी पे। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज, और बी पे एक ट्रांसपोज पहले से था और एक ये वाला आएगा। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और 2 बार ट्रांसपोज करो तो कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। वो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए ट्रांसपोज का आंसर क्या है, माइनस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी ट्रांसपोज ए और बी। माइनस का साइन यहां से है, माइनस ए का। ठीक है, माइनस पहले लिख दिया ए। अब मैं आपको लेफ्ट साइड लिख के बताता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। जब पूरे का ट्रांसपोज किया आंसर वही आया, बी डैश ए बी डैश ए बी, लेकिन बीच में माइनस आ गया। तो इसका मतलब अगर मैंने ए को स्क्यू सिमेट्रिक रखा तो इसका आंसर भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मुझे कि एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू का मुझे पता लगाना है, और ये जो मैट्रिक्स है ए, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी। इक्वेशन क्या है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आई। ए मुझे दे रखा है बेटा, तो ए का ट्रांसपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल में लिखते जाओ। क्या आएगा, 0 2y z, सारी की सारी। ठीक है। दूसरी क्या है, x y माइनस z, और तीसरी है बेटा x माइनस y और z। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, a डैश और a को मल्टीप्लाई करना है। a डैश तो मैं लिख दिया बेटा, साथ में a भी लिख देते हैं।
ये क्या था 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y और z, और यहाँ पे आएगा I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है जी। अब इसको मैं हटा देता हूं, मैंने उस इक्वेशन में वैल्यू डाल दी a डैश a और i की। अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, रो को कॉलम से 7 बनाते जाइए, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और रूल क्या रहेगा, पहला नंबर पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। पहला क्या आएगा 0 इंटू 0 करूंगा तो बेटा 0, x को x के साथ किया तो प्लस x का स्क्वायर, x को फिर से x के साथ तो प्लस x का स्क्वायर। ये बन गया आपका पहला नंबर। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट वाली लाइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉलम के साथ। 0 को 2y से किया तो बेटा 0, x को y के साथ किया तो प्लस xy, x को माइनस y के साथ किया तो माइनस xy। बिल्कुल आराम से मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्लो स्लो करिएगा, जल्दी कभी नहीं करनी क्योंकि गलती हो सकती है। फिर आगे करेंगे 0 इंटू जेड 0, x को माइनस z से तो माइनस zx, x को z से करूंगा तो प्लस x और z, और इसको मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, अब इसकी बारी। 2y इंटू 0 तो 0 आएगा, y को x के साथ प्लस xy, y और x करूंगा माइनस का तो माइनस ऑफ xy। नेक्स्ट लाइन के साथ 2y और 2y मिलके 4y का स्क्वायर, y को y के साथ प्लस y का स्क्वायर, माइनस y और माइनस y तो बनेगा बेटा प्लस y का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन के साथ चलेंगे 2y और z तो बन गया बेटा 2yz, y और माइनस z तो माइनस yz, फिर से आ गया माइनस y और z तो माइनस yz। थर्ड लाइन, z को 0 से करूंगा तो बेटा 0, माइनस z को x के साथ तो माइनस zx, z को x के साथ तो प्लस zx। नेक्स्ट लाइन के साथ z को 2y करूंगा तो 2yz माइनस zy, और आगे चलता हूं माइनस yz। लास्ट लाइन के साथ करेंगे z इंटू जेड करूंगा तो z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर, और z इंटू जेड करूंगा तो प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटा, यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख दूंगा। x के मिलके बन गया 2x का स्क्वायर, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा xy। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो यहां बनेगा बेटा 0। यहां पे भी देखो x z कैंसिल हो रहा है आपस में, ये कट जाएंगे तो यहां पे भी क्या आने वाला है 0। यहां पे भी देखो बेटा xy कट रहे हैं आपस में, ये भी कट रहे हैं, इसको भी काट देता हूं। ये देखो माइनस yz प्लस का कट जाएगा, ये भी आपस में कट रहा है बेटा, और ये भी पूरे का पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे ये नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ये कट गया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ गया 6y स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया बेटा 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे आ गया 3z स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है जी, स्पेस कम था इसलिए मैंने यहीं पर एडजस्ट कर दिया। अब देखो बेटा बीच में इक्वालिटी का साइन है तो मुझे बराबर लिखते आना, फर्स्ट को फर्स्ट को, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड की, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे। अब हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 1, पहले सारे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 6y स्क्वायर ये भी 1 के बराबर, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया बेटा 3z का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से x स्क्वायर बन जाएगा 1/2,
स्क्वायर वहां जाएगा तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि x स्क्वायर है, दो आंसर आएंगे बेटा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है जी, इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूं। तो ये आपका x का आंसर आ गया। y का निकालेंगे, y स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/6। तो यहां से बेटा y बन जाएगा प्लस माइनस 1/√6। तो y के भी दो आंसर आए। और लास्ट है आपका z स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और z बन जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी, x y z की वैल्यू पता लगानी थी, वो आपके सामने आ गई, बस ट्रांसपोज करना है। इक्वेशन जो दी है बेटा उसी को लिखना है, सिंप्लीफाई करते हैं खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, ये देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू आपने पता लगानी है। x की यहाँ पे क्या वैल्यू डालूं ताकि इस पूरे का पूरे का आंसर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। अब पहले बेटा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे था 1 2 और 1। यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2। आगे फिर से एक मैट्रिक्स आ गया 0 2 x और यहाँ पे आ गया आपका 0। इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने, तो बारी बारी करके करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा, बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दिखने में दोनों अलग लगते हैं, तो उनको लगता है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन रूल क्या कहता है मैट्रिक्स का, वो देखिए। इसकी रो कितनी है 1, कॉलम कितनी है 3। दूसरी जो मैट्रिक्स है जिससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इसकी रो भी 3 है और कॉलम भी 3। और रूल कहता है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। इसके कॉलम भी 3 है, इसकी रो भी 3 है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तब ये क्वेश्चन दिया हुआ। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेटा, हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से रो उठानी है और इधर कॉलम से मल्टीप्लाई करते आना, बस जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करते आना। तो करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट को फर्स्ट से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 करूंगा तो प्लस का 1। फिर इसी को करेंगे नेक्स्ट लाइन के साथ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट लाइन के साथ 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 2। ठीक है जी, इतना बड़ा बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। हो गया मल्टीप्लाई। और आगे क्या है 0 2 x और यहाँ पे है 0। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर 4 5 1 6, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया आपका 0 2 x और यहाँ पे भी आ गया 0। अब मैं इनको ही मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले देख लेते हैं होती है नहीं। रो इसके कितने है बेटा 1, कॉलम है 3। इसकी रो कितनी है 3 और कॉलम है 1। तो फिर से देखो बेटा, इसके कॉलम और रो बराबर है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और रूल क्या मल्टीप्लाई का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा 6 इंटू 0 क्या आएगा 0, 2 इंटू 2 प्लस का 4 और 4 प्लस एक्स, 4 इंटू एक्स करूंगा तो आएगा बेटा 4x और यहाँ पे क्या है आपके सामने 0। सारा ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 वहां ले जाएंगे तो 4x का आंसर आएगा -4 और x इक्वल टू जी वहां जाके डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। घबराना बिल्कुल नहीं बेटा, जैसी भी मैट्रिक्स दे रखी हो बस रूल याद रखिएगा, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए मुझे दे रखा है और ये मुझे प्रूव करना है कि इस पूरे का आंसर 0 के बराबर आता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्या करना होता है, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी बेटा उसमें वैल्यू डाल देना है और उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाइए, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं इक्वेशन पकड़ता हूँ। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए को 2 बार लिखना है, 3 1 -1 2, एक बार लिख दिया, और ये दूसरी बार 3 1 -1 और 2। फिर आ गया -5, फिर से आ गया ए कितना है बेटा, 3 1 -1 और 2। फिर आ गया +7, और आई के बदले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसका आंसर 0 मुझे बताना है। अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये रो और ये कॉलम, ठीक है जी। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 × 3 9, दूसरा दूसरे के साथ तो -1। फिर क्या करेंगे, इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा बेटा, 3 × 1 करूंगा तो 3, 1 × 2 करूंगा तो 2। आगे चलते हैं -1, अब इसकी बारी सेकंड रो की, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड की बारी, -1 को 3 से करूंगा तो -3, 2 को -1 से किया तो -2, फिर -1 को 1 से तो -1, 2 × 2 करूंगा तो बेटा आएगा 4। फिर यहाँ देखिए माइनस, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 3 15, 5 × 1 5, -5, 5 × 2 10, और 7 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 0 0 7। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा काम था। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर 9 में से 1 गया तो 8, 3 और 2 हो गया बेटा 5, -5, और यहाँ पे हो गया 4 में से 1 गया तो 3। अब देखो ये माइनस का साइन है बेटा बाहर, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसको अंदर ले जाना, ताकि गलती ना हो कोई, क्योंकि हमें तो फुल मार्क्स चाहिए, गलत नहीं करना, एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है। इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो साइन चेंज हो जाएंगे, -15 माइनस का 5, ये प्लस का 5 बन जाएगा, और ये माइनस का 10, और बाहर साइन आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आएगा बेटा +7 0 0 7। अब कर देते हैं इनको सीधा सीधा बेटा प्लस, और देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 और 7 15, -15 0, 5 -5 और 0 है तो 5 - 5 0, -5 + 5 0, आगे तो 0 ही था तो ये भी 0, 3 और 7 10 -10 ये भी 0, तो आंसर किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, बस 2/2 की मल्टीप्लिकेशन थी, प्लस माइनस करेंगे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, सेम वैसे ही क्वेश्चन था बेटा। तो मैं पहले मैट्रिसेस लिख लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो ये पहली मैट्रिक्स है बेटा x -5 और फिर -1, फिर दूसरा मैट्रिक्स आ गया 1 0 2 0 2 और 1 और 2 0 3, फिर आ गया मेरे पास तीसरा मैट्रिक्स x 4 1, और आंसर किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा पहले मल्टीप्लाई हो भी पाता है या नहीं। इसमें रो कितने हैं, 1, और कॉलम है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 1/3। इसके रो कितने हैं बेटा, 3, और कॉलम भी 3। अब इसके कॉलम और इसके रो बराबर है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन पे। x को 1 से किया तो x, -5 × 0 0, अब इसको प्लस में लिखो माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता, इस पे विवाद नहीं कर देना। -1 को 2 से लिखूंगा तो आएगा बेटा -2। फिर इसको करूंगा मैं नेक्स्ट लाइन के साथ, तो क्या आएगा बेटा, x को 0 से करूंगा तो आएगा 0, और कुछ बच्चे क्या करेंगे x ही लिख देंगे, बिल्कुल नहीं बेटा, 0 ऐसा है जिसके साथ भी लग जाएगा उसको अपनी तरह बना देगा। -5 × 2 बन गया -10, -1 को 0 से किया तो बन गया 0। अब प्लस का लिखो, माइनस का विवाद नहीं करना। फिर चलते हैं बेटा थर्ड वाली लाइन के साथ, x को 2 से किया तो 2x। अब कई बच्चे यहाँ पे करते हैं 2 + x लिख देंगे, बेटा गलत है। आप ये देखो आप कर क्या रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस करे तो प्लस डाल, माइनस करोगे तो माइनस डाल देना। -5 को 1 से करूंगा तो -5,
-1 को 3 से किया तो -3, और यहीं पे खत्म हो गया तो इसकी जगह थोड़ी सी कम कर लेते हैं ऐसे। आगे क्या था बेटा, x 4 और 1, ठीक है, और यहाँ पे है 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा x - 2 -10 और 2x -8, और यहाँ पे x 4 और 1 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब करेंगे मल्टीप्लाई बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x - 2 को x के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, देखो x - 2 और x दोनों मल्टीप्लाई करने, ठीक है, तो x को x के साथ किया तो बनेगा बेटा x², x को 2 के साथ किया तो -2x, 10 को 4 से किया -40, और 1 को इसके साथ करूंगा तो +2x - 8, और यहाँ पे क्या है 0। अब देखो बेटा यहाँ पे आ गया x², -2x और +2x, ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -40 और -8 बन गया -48, और यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसको वहां भेज देते हैं तो x² का आंसर आ जाएगा आपका 48, और x बन जाएगा बेटा ±√48। अगर 48 के मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या होता है, 12 × 4 फैक्टर बना लेते हैं, ±√12 × 4 होता है, 4 का होता है 2 × 2, 12 के फैक्टर बनाऊंगा तो 3 × 4 मतलब 3 × 2 × 2, इस तरह से 2 दूनी 4 8 दूनी 24 और 24 यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 4 8 16 और यहाँ सॉरी 3 आएगा, ठीक है, 2 4 8 16 16 × 3 किया तो 48 आया। तो x इक्वल्स टू बेटा प्लस माइनस, ये भी पेयर बन गया ये भी पेयर बना तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी बेटा ±4√3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन में 4 की तरह था, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, सेम वैसी की वैसी कैलकुलेशन है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लंबी सी स्टेटमेंट है लेकिन सोल्यूशन बड़ा ही आसान है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस, एक फैक्ट्री है वो क्या करती है, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है XYZ, विच ही सेल्स, जो वो बेचती है 2 मार्केट्स में। एनुअल सेल, साल की जो सेल है वो आपको दे रखी है। मार्केट 1 में बेटा जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी सेल है 10,000, 2,000, 18,000, और मार्केट 2 में है 6,000, फिर 20,000, फिर 8,000। फिर आगे बोला गया इफ ए यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 2.5 रुपए, Y वाले प्रोडक्ट का है 1.5 रुपया और Z वाले का 1 रुपया है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया मार्केट में, मैट्रिक्स की मदद से बताना है। और दूसरा कहता है अगर यूनिट कास्ट जो है 3 प्रोडक्ट की XYZ की वो 2 रुपये है, 1 रुपये और 50 पैसे हैं, तो मुझे बताना है कि रेवेन्यू कितना आएगा, फिर उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा। अब देखो बेटा मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है, तो मैं 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा। पहले निकालूंगा मैं टोटल रेवेन्यू निकालेंगे पहले मार्केट 1 का, ठीक है जी। मैंने क्या करना, 2 मैट्रिक्स बनानी है बेटा। एक में क्या लिख लूंगा, ये आपको क्वांटिटी दे रखी है 10,000, उसके बाद में कितना है 2,000, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और 1,800। और दूसरी बनानी है बेटा मुझे कॉलम मैट्रिक्स, इसमें रखना है मुझे प्राइस। पहले का प्राइस कितना है 2.5, 2.5 रुपये, फिर 1.5 रुपया, 1.50 और फिर है बेटा 1 रुपया, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, जब मैं क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां देखना बेटा 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डबल करना 20,000, और 0.5 का मतलब आधा कर देना, 20 और 5 25,000, तो ये आ गया बेटा 25,000, प्लस 2,000 को 1.5 से करूंगा तो 1 से करूंगा तो 2,000 देगा, 0.5 मतलब इसका आधा कर देना, कितना हो जाएगा 1,000, तो कितना हो गया 3,000, और प्लस 1,800 को 1 से किया तो 1,800 ही आएगा। तो ये बन गया बेटा आपका
देखो यहाँ पे 2 0 2 0 2 0 तो आ ही रहे हैं, 1 2 0, फिर देखो 8 और यहाँ पे 8 ही रहेगा, उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो गए, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 2। ठीक है, फिर से ऐड कर लें, 25,000 और 3 कितना, 28,000, और ये आ गया आपका एक 29,800 है ना, 29,800 इतना ही आएगा। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू मार्केट 1 का। इसी तरह से बेटा टोटल रेवेन्यू मार्केट 2 का कैसे आएगा, सेम मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे आ गया बेटा 10,000, फिर आ गया 2,000, फिर आ गया 1,800, और मार्केट 2 के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट मैंने सेम लिख दिया मार्केट 1 वाले, यहाँ पे आएगा 6,000, फिर आएगा 20,000 है, और यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे आएगा बेटा 8,000, और प्राइस सेम है बेटा 2.5, 1.5 और 1। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखिएगा 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000, 0.5 मतलब 6 का आधा 3, 12 3 15,000 हो गया, तो ये बनेगा बेटा 15,000। फिर 20,000 को 1.5 1 से करूंगा तो 20,000 रहेगा, 0.5 मतलब आधा 20 और 10 30,000 रुपया हो गया, ये हो गया 30,000, प्लस ये 8,000 है, एक से किया तो 8,000 ही रहेगा। अब मैं इनको ऐड करता हूँ बेटा, ये 15,000, ये 30,000 और 15 45, और रेट कितना बन गया 53,000, तो ये बनेगा 53,000। इसी तरह से अब चलेगा बेटा मार्केट, सॉरी बी पार्ट पे चलते हैं। यूनिट कास्ट अब मुझे बदल के दे दिया 2,150 पैसा, अब कितना रेवेन्यू रहेगा फिर से निकालेंगे। तो ये आएगा बेटा मार्केट 1 का, शॉर्टकट में लिख देता हूं मार्केट 1 का रेवेन्यू, यूनिट्स कितने हैं 10,000, फिर आ गया 2,000, फिर आ गया 18,000। मैंने यहाँ पे 1800 कर दिया हुआ, सॉरी गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको ठीक लेता हूँ। 25,000 3 28, 28 18 हो गया 46, ये 46 है, इसको ठीक कर लेना बेटा 46,000, ठीक है ऐसे है। 18,000 और प्राइस क्या है, अब प्राइस की वैल्यू चेंज कर दिया, 2 रुपए 1 रुपया, और 50 पैसे को क्या बोलेंगे 1/2 रुपी, क्योंकि मुझे रुपी में लिखना होता है, तो 0.5 लिखना है, वैसे ही लिख सकते हो, तो 0.50। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 10,000 का डबल किया तो 20,000 हो गया, प्लस 2,000 को 1 से करूंगा तो 2,000, प्लस 18,000 का आधा कितना हो गया 9,000। अब ये बन गया बेटा 20,000 2 22 और 9 31,000 बन गया, ठीक है। इसी तरह से निकलेगी बेटा मार्केट 2 की वैल्यू, ये आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट कितने हैं, ये इनका प्राइस है, और मुझे पूछा गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट 1 का कितना है वो देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा 46,000, यहाँ पे कितना 31,000, दोनों को माइनस कर देंगे, 46,000 माइनस 31,000, तो बन जाएगा ₹15,000। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह क्वेश्चन आपको ना केस स्टडी में पूछे जाते हैं। इसी तरह से बेटा मार्केट 2 की वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट ये आ जाएंगे, आपको प्राइस ये आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। वो आप कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे किया नहीं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, मुझे एक्स मैट्रिक्स का पता लगाना है और ये इक्वेशन मुझे दे रखी है। तो एक्स के बदले में बेटा मुझे एक मैट्रिक्स लिखनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो मैट्रिक्स लिखूं क्या, उसका ऑर्डर क्या रखूं, ये सारी प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे सॉल्व करना ये देखिए। मुझे पता है बेटा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो पाती हैं अगर एक का कॉलम, पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब एक्स के बदले में मैं एक मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 3। अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है,
क्या होना चाहिए कंडीशन बेटा कि इसके कॉलम इसके रो बराबर होने चाहिए। अगर इसके रो बराबर है तो इसके कॉलम भी 2 ही होने चाहिए। एक चीज तो मुझे पता चल गई। अब रो कितनी है वो मान लेता हूँ n है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं -7 -8 -9, फिर आ गया 2, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया। इसका ऑर्डर क्या है? रो 2 है, कॉलम कितना? 3। देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो उसके बदले में क्या आएगी? एक ही मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, ठीक है। एक मैट्रिक्स आएगी, रफली दिखाऊं तो यहाँ पे एक ऐसे मैट्रिक्स बनेगी और इक्वल्स टू में आएगी ये वाली मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6, और इसका ऑर्डर है 2/3 का। अब ये दोनों बराबर है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2/3 का। अब देखो बेटा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी ना तो ये वाले यहाँ से हट जाएंगे, ये कॉमन नंबर यहाँ से हट जाएगा, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? n×3। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? n×3। अब ये दोनों बराबर हैं, बराबर होंगे तो इसका मतलब इनका ऑर्डर भी बराबर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर n के बदले में क्या आएगा? 2, क्योंकि इसको भी 2×3 बनना है, क्योंकि ये भी क्या है? 2×3। तो इसका मतलब मुझे जो यहाँ पे मैट्रिक्स लेना है उसके रोज कितने होंगे? 2। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी? 2/2 की। वो कैसे आया वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे A ले लेता हूँ, यहाँ B ले लेता हूँ, यहाँ C ले लेता हूँ, यहाँ पे D ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। पहला क्या आएगा? यहाँ पे A, फिर +4B, नेक्स्ट के साथ करूंगा 2 टाइम A प्लस 5B, और फिर नेक्स्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम A प्लस 6 टाइम B, ठीक है। अब B की बारी, ये आएगा C प्लस 4D, यहाँ पे आएगा 2 टाइम C प्लस 5D, और यहाँ पे आएगा 3C प्लस 6D, और यहाँ पे इक्वल्स टू में आएगा। इसको थोड़ा मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ, ये यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू का साइन, ठीक है जी। और इसका ऑर्डर 2/3, ठीक है, बराबर है। अब इक्वेट करते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे आएगा बेटा A प्लस 4B इक्वल्स टू -7। दूसरा क्या आया? 2 टाइम A प्लस 5 टाइम B इक्वल्स टू -8। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, यहाँ से A और B की वैल्यू पता लगाते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? इस इक्वेशन को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 टाइम A। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 2 टाइम A प्लस 8B इक्वल्स टू -14, 2 टाइम A प्लस 5B इक्वल्स टू -8। हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस यहाँ आएगा प्लस, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 8B माइनस 5B बनेगा बेटा 3B, और यहाँ पे -14 प्लस 8 बन गया -6। तो 3 वहां जाके डिवाइड होगा, तो B का आंसर जो निकल के आया B इक्वल्स टू -2। एक वैल्यू मुझे पता चल गई। अब नेक्स्ट करते हैं इक्वेट बेटा। B की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पे डाल देते हैं B की वैल्यू। पुट B इक्वल्स टू 2, पुट B इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ। तो B की वैल्यू -2 डालनी है, तो A प्लस, यहाँ पे -2 डाला तो -8 बनेगा, और यहाँ पे आ गया -7, इसको वहां भेजूंगा तो A इक्वल्स टू +8 बन गया ना, तो A का आंसर आ गया 1। तो A भी मेरे पास निकल के आ गया। अब चाहिए C और D। अब 2 इक्वेशन लेता हूँ जिसमें C और D हो, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ C प्लस 4D, C प्लस 4D इक्वल्स टू 2। दूसरा 2 टाइम C प्लस 5D इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। करूंगा तो क्या बनेगा? 2 टाइम C प्लस 8 टाइम D इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 2 टाइम C 5 टाइम D इक्वल्स टू 4। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, माइनस करता हूँ, ये माइनस, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 5 गया तो कितना बन गया बेटा? 3D, और यहाँ पे बन गया 0। तो D का आंसर जो सीधा सीधा निकल के आया वो आ गया 0। तो D बन गया मेरा 0। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे D इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, तो ये बनेगा C प्लस 0 इक्वल्स टू 2। तो C का आंसर क्या आ गया? 2। तो इसके साथ मेरा A B C D चारों के चारों आ गए।
तो मेरा जो एक्स मैट्रिक्स है जिसको पता लगाना था बेटा, उसकी वैल्यू क्या है, ABCD थी ना, तो A के बदले में क्या आ गया 1, B के बदले में -2, C आ गया 2 और D आ गया 0। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था। सारी प्रॉब्लम थी बेटा ऑर्डर पता करने की, वो कैसे आता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 MCQ टाइप क्वेश्चन है और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए आपको दे रखा है और सामने एक कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर किसके बराबर, के बराबर, इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। यही वाली इक्वेशन पकड़ के मैंने यहाँ लिखी बेटा। ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा कुछ इस तरह से मेरे सामने आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल 0। यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ बनेगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। इक्वल्स टू का मतलब इक्वेट करना, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। 1 को यहाँ लाया तो बनेगा -1। अब मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं बेटा तो 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। और ऑप्शन जो आपका आएगा, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इनमें से कौन सी बात जो है वो आपकी सच है। तो याद रखना बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स, जिसके हर जगह पे आपको 0 ही 0 दिखता है। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है मुझे और ये कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर का आंसर किसके बराबर है, ए के बराबर। और ये मुझे प्रूफ करना है कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का आंसर किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं बेटा, तो मैंने जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a फॉर्मूला लगाया। आई क्यूब मतलब 1 का क्यूब का होता है 1, उसी तरह से आई क्यूब आई आएगा। ए क्यूब को मैंने तोड़ के लिख दिया a स्क्वायर इंटू ए, 3 इंटू आई स्क्वायर जो है बेटा 1 की तरह होता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही रहता है, तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, तो ये 3a बन जाएगा। यहाँ भी आई छोड़ दिया, 3a स्क्वायर माइनस 7a। यहाँ पे आई आ गया बेटा, a स्क्वायर का आंसर यहाँ देखो क्या था a, तो इसके बदले में क्या आ गया a। यहाँ भी a प्लस 3a प्लस ये a स्क्वायर है बेटा, उसका आंसर a था, तो इसके बदले में भी a लिख दिया, आगे माइनस 7a। ये i है, ये फिर से a स्क्वायर बन गया प्लस 3a माइनस 7a, बाकी सारा सेम रखा। i प्लस a का स्क्वायर किसके बराबर है, वहां देखो a के बराबर, तो इसके बदले फिर से a आ गया प्लस 3a माइनस 7a। इनको अगर ऐड करूंगा 3 3 6 7, तो 7a माइनस 7a आपका कैंसिल आउट होगा, पीछे आंसर आएगा i। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस ये खत्म होती है बेटा। एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।